हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशन फॉर फिजिक्स में। ओके, तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द करंट, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या जो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे थे क्या वो स्मूथली मूव करके चले गए, क्या बीच में उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई, कोई रोकने वाला नहीं आया क्या उनको, ये वो स्मूथली मूव करते रहे। तो आज वही चीज कि जो रोक है, ऑब्स्ट्रक्शन आया उनके पाथ में, वो क्या है, वो टर्म आज हम डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में आप वैसे पढ़ चुके हैं इस आर्टिकल को, आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसको। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है, दिस इज लेक्चर नंबर 3, ठीक है। ओके, रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन, अपोज करता है, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हमारे पास कोई मटेरियल है, सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास ये एक कंडक्टर है और मैंने क्या किया, यहां पे मैंने लगाई एक बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस हमने V दिया और इस V की वजह से करंट फ्लो करने लगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो हमने ये देखा था कि करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हुआ क्या, क्या ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्मूथली मूव करते करते इस एंड की तरफ आ गए, नहीं। हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव आयंस भी होंगे जिन्हें हम कर्नल्स बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद दिस पॉजिटिव आयन। देखो भाई, ये तो पॉसिबिलिटी तो है ना, अब कोई चीज मूव कर रही है, इसके अंदर दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन है और क्या है, ये पॉजिटिव आयन है। हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात कही थी कि जो ये पॉजिटिव आयंस हैं वो बेसिकली क्या करते रहते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, लैटिस वाइब्रेशन बोलते हैं। अब जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इसकी मोशन में। तो होगा क्या, होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो धड़ाम से जाकर के कोलाइड कर जाएगा किसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ। तो ये जो कोलिजन हुआ, क्या हुआ, ये जो कोलिजन हुआ, इस कोलिजन की वजह से क्या होगा, इस कोलिजन की वजह से क्या होगा, इस कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस्ट की थी इसने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन आया किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट में कैसे आया, क्योंकि मूव कर रहे हैं चार्ज, और चार्ज की मोशन पर यूनिट टाइम क्या होती है, करंट। इट मींस दैट प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं रेजिस्टेंस की तो क्या हो गई, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यहां मटेरियल लिख रहा हूं मैं, अभी तक मैं ये नहीं बता रहा कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है या एलॉय है, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम। अगर आप यहां पे कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहां पे कंडक्टर आ जाएगा, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर आ जाएगा। हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये चाहे वो कुछ भी हो, भले ही वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या एलॉय है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल to obstruct the flow of electric current, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है हर एक मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक डेफिनेशन तो ये है। सेकेंड डेफिनेशन देखो क्या है, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उसकी वजह से एक करंट मूव कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इनका जो रेशो होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल आपके पास होता है। दूसरी डेफिनेशन यहां से बनती है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किसका रेशो, रेशो ऑफ potential difference applied across the ends of material और कंडक्टर। अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ मटेरियल। अगर कंडक्टर की बात करूंगा, अगर ये कंडक्टर है तो यहां कंडक्टर लिख देंगे, ठीक है। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द ends of conductor to the amount of current flowing through it, ठीक है, to the current बोल दो सीधा, to the current flowing through it,
तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा जी रेजिस्टेंस। ठीक है, नोट करो इस डेफिनेशन को एक बार फटाफट। देखो बच्चों, कर लिया नोट। अब देखो आपके पास और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। ओके, इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ये देखेंगे अभी हमने यहां से क्या देखा, हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है R वो किसके इक्वल था, V अपॉन I। तो यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, V किस में, वोल्ट में, एम्पियर में। इट मींस दैट वोल्ट पर एम्पियर। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओम। तो आप यहां से 1 ओम की डेफिनेशन निकाल सकते हो। मैं यहां पे दे के नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ रखा है, तो कुछ है नहीं है इसमें। 1 ओम कब होगा, रेजिस्टेंस एक मटेरियल का 1 ओम कब होगा, जब क्या होगा, जब हम अगर इफ ए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, तो उसमें से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तब हम कहेंगे कि वो जो मटेरियल है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। लिख लेना, आता नहीं है कभी 12th में ऐसा कुछ। ओके, डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो आप यहां से। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, देखो R किसके इक्वल है, V अपॉन I के इक्वल है। V पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू I। वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज किसके लिए होता है, करंट इनटू टाइम, I इनटू T इनटू I। F फोर्स, F इक्वल टू M में डायमेंशन फार्मूला MLT-2 इनटू डिस्टेंस का L तो दिस डिवाइड बाय I इंटू टी, करंट एम्पियर, टाइम T इंटू A। नेट क्या बना, ML2T-3A-2। तो ये आपके पास क्या है, दिस वन इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। निकाल लिया जी हमने। ठीक, अब देखो और क्या चीजें हैं इसके अंदर। अब देखो रेजिस्टेंस की जब बात हो रही है तो रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करेगा, किसकी प्रॉपर्टी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने एक डेरिवेशन निकाला था, एक रिलेशन निकाला था, क्या था वो, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, I इक्वल टू ANE VD, जहां पे VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, EE टो अपॉन M। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखो, फ्रॉम 2 and 1। सेकेंड को फर्स्ट में यूज करने के बाद क्या हो गया, I की वैल्यू ANE, VD की वैल्यू पुट करो EE टो अपॉन M। क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ANE स्क्वेयर E टो अपॉन M। बट वी नो दैट E किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता था, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्या था भाई, ये था ना कि आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैंने क्या किया, एक बैटरी लगाई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V दिया। अगर इसकी लेंथ कितनी है, L है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अक्रॉस, डायरेक्शन ये है करंट की, तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होता था, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, V अपॉन L। यूज कर लो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को इस रिलेशन में यूज करें, क्या बनेगा, I विल बी इक्वल टू ANE स्क्वेयर EV अपॉन L M इंटू टो। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, यहां से मेरे पास I की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, I को उस साइड ले जाओ, बाकी सब इस साइड में। क्या बन गया, ये राइट साइड में V, I को इस साइड ले गए, V अपॉन I, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड। क्या बना, ML डिवाइड बाय ANE स्क्वेयर टो। ये आपके पास है। बट हमने तो ये पढ़ा था डेफिनेशन में कि V अपॉन I R के इक्वल होता है। इट मींस दैट इक्वेशन नंबर लेट अस से 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस दैट राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इट मींस दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5 what we get ML डिवाइड बाय NE स्क्वेयर टो इंटू A, दिस इज इक्वल टू R। तो ये क्या है, ये है जी हमारा रेजिस्टेंस। बात समझ आई। तो ये रेजिस्टेंस का हमने एक एक्सप्रेशन निकाला है, किस किस की टर्म में, इसको नोट करो फटाफट, साथ के साथ नोट करते रहो इसको। देखो यहां से देखते हैं कि ये बना क्या है जी, क्या काम आएगा अब इसका, देखें, चलो देखते हैं। देखो R की वैल्यू यानी जो रेजिस्टेंस निकल के आया मेरे पास, उसकी वैल्यू है ML डिवाइड बाय NE स्क्वेयर A टो, A को थोड़ा पीछे लिख लेते हैं, अलग दिखाई देगा, ठीक है।
एन ई स्क्वेयर टो इंटू ए। ये आपके पास बन गया क्या, क्या बना ये रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, m क्या है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है पार्टिकल डेंसिटी, इसको बोल सकता हूं मैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब मैं बात करता हूं कंडक्टर की, तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी जिनकी वजह से करंट पिक्चर में आएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए यहां पे जो n है वो बेसिकली क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। ओके, थर्ड थिंग जो आपके पास यहां है वो है E, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या था आपके पास, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि दो कंजक्टिव आपके पास कोलिजन होते हैं, ठीक है, वन आफ्टर द अदर, उनके बीच में कितना टाइम मिलता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम वो है। ए एरिया है कंडक्टर का और जो एल है वो लेंथ है कंडक्टर की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मास इलेक्ट्रॉन का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो हो गया जी कांस्टेंट। फ्री चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, ये कांस्टेंट कब रहेगी, ये कांस्टेंट सिर्फ तब रहेगी अगर टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर एक मटेरियल का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होंगे, एमिट होंगे। किससे, एटम से। इट मींस दैट n की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो n की वैल्यू कांस्टेंट सिर्फ तब होगी जब आपके पास क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो n भी कांस्टेंट है, क्योंकि हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बार बार बढ़ रहा है या घट रहा है। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, लेकिन हमने तो कहा है कि टेम्परेचर हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट है। एरिया और लेंथ ये दो वेरिएबल बचे हैं आपके पास आपके मटेरियल के। इट मींस दैट एम एन ई स्क्वेयर टो, ये आपके पास क्या हुआ, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। m डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर टो। लेकिन यहां पे हमने देखो इन चीजों को कांस्टेंट तब माना है हमने, ध्यान से सुनो इस बात को, ये चीजें यानी ये जो कांस्टेंट हमने लिया है यहां टो और n, ये पूरे की पूरी टर्म कांस्टेंट सिर्फ तभी हो रही है जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर हम ऐसी सिचुएशन लें जिसमें हमारा जो मटेरियल है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं है, it means that if there is such kind of situation in which temperature is not constant, it is either increasing or decreasing. In that particular case, this term n and tau, these two terms will not be constant. But in our case, we are taking the temperature as constant. It means that this whole quantity is constant. ये सारे की सारी quantity constant है. It means that R is directly proportional to L upon A. और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका नाम क्या दिया हमने, इसका नाम दिया रो, रेजिस्टिविटी, किसके इक्वल है, m डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर टो। बात समझ आई? तो यहां से r की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो r क्या हुआ, r इक्वल टू रो एल अपॉन ए। दो चीजें निकल के आई है यहां, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, r की वैल्यू ये थी और जो रेजिस्टिविटी है एक नई टर्म निकल के आई है। पहले देखते हैं कि ये रेजिस्टिविटी है क्या और कैसे कैसे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली हम R को देखेंगे कि वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, करो नोट इसको, करते हैं कंटिन्यू। अच्छा जी, तो यहां से ध्यान से देखो, हमने दो चीजें निकाली। रेजिस्टेंस जो हमारे पास था वो था ml डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर टो इंटू ए, और जो रो वो आपके पास है m डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर टो। यहां से देखने पे एक बात क्लियर हो रही है, ये सारी की सारी चीज कांस्टेंट है। इसको मैं एक और चीज लिख देता हूं, दैट इज r इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज आल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, वो यहां से देख पा रहे हैं हम। क्या है नेक्स्ट आर्टिकल, यहीं से ये जितने भी हम आर्टिकल आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से निकलते हैं। दैट इज फैक्टर्स ऑन विच
रेजिस्टेंस डिपेंड, आर डिपेंड्स। यहां से देखने पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इट मींस दैट जितनी ज्यादा लेंथ होगी किसी कंडक्टर की, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही बढ़ेगा। सिंपली है ना, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। सेकंड चीज यहां से क्या है? सेकंड चीज है जी हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आर इनवर्सली है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इट मींस दैट जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ए की वैल्यू जितनी कम, आर की वैल्यू उतनी ज्यादा। सिंपल सी बात है। लेंथ और एरिया बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को बता रहे हैं। इट मींस दैट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? शेप पे डिपेंड करता है मटेरियल के। इट मींस दैट इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ मटेरियल। जो आप शेप ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका शेप कैसा है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कौन? रेजिस्टेंस। आर डिपेंड करता है शेप के ऊपर भी, यानी शेप पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इन चीजों के ऊपर आपके पास ये डिपेंड कर रहा है। थर्ड थिंग देखते हैं अब आपके पास तीसरी चीज क्या है, वो है रो। अगर मैं पूरा का पूरा एक्सप्रेशन देखूं, यहां से देख लो, तीसरी चीज मेरे पास है ये टो, रिलैक्सेशन टाइम और एन। ये तीन चीजें है ना, क्योंकि देखो जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि सिर्फ ये कंडीशन तब है, ये चीजें, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट तब है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो यहां से एन और टो, यानी पार्टिकल डेंसिटी और टो रिलैक्सेशन टाइम, ये दोनों भी वेरी कर रहे थे। अगर टेम्परेचर के साथ ये वेरी कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन में भी हैं, इट मींस दैट रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। आज के लेक्चर में हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस की वजह से, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे, कि वो जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। कब? जब टेम्परेचर को वेरी किया जाता है। कुछ केसेस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, कुछ में डिक्रीज होता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज में हम सिर्फ ये इतना देख रहे हैं कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है क्या? रेजिस्टेंस। पहली बात, ये बात समझ आई? ओके जी। यहीं से अगर मैं देखूं किसकी बात? रेजिस्टिविटी की। देखो अब रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन देखो ध्यान से। रेजिस्टिविटी के केस में कोई एरिया नहीं है, कोई लेंथ नहीं है। इट मींस दैट जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है। कौन? रेजिस्टिविटी। पहली बात तो भाई उन पे तो डिपेंड नहीं कर रही, तो डिपेंड कर किस पे रही है? फैक्टर्स ऑन विच रो, यानी रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। किस किस पे डिपेंड कर रही है? पहला डिपेंड कर रही है यहां से देखो, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के। n क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं पर यूनिट वॉल्यूम उस मटेरियल में। इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रही है? मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि n किस पे डिपेंड करता है? n डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे। ठीक है, सपोज आपके पास अगर एक अच्छा कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, दूसरी तरफ अगर एक इंसुलेटर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इट मींस दैट n बेसिकली क्या है? n बताता है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पे। इट मींस दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर गई। वेरी गुड। सेकेंड चीज देखो, जो रो है दैट इज इनवर्सली टू 1/τ रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि m और e तो कांस्टेंट हैं, ये दो भी कांस्टेंट होंगे। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो n और τ कांस्टेंट नहीं है। इट मींस दैट इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है रेजिस्टिविटी। n डिपेंड करा नेचर ऑफ मटेरियल पे, साथ के साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है।
लेकिन जो टो है रिलैक्सेशन टाइम वो भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी और टेम्परेचर पे भी। कैसे, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ध्यान से समझो, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, भागेगा, और क्या होगा, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ना, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ बदल रहा है। अगर आपके पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किसके केस में, रेजिस्टिविटी में, इट मींस दैट ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड कर रही है। डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, सॉरी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यानी रेजिस्टिविटी आपके पास दो फैक्टर पे डिपेंड की। किन किन फैक्टर पे डिपेंड की, जो रो है वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और सेकेंडली रो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर भी। नोट करो इसको एक बार फटाफट, जल्दी से नोट करो। ओके बच्चों, कर लिया नोट। देखो अब यहां से भी कई सारी चीजें निकल सकती हैं। क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, पहला तो वही कि जो आपके पास रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये दो चीजें निकल सकती हैं। जो रो हमने निकाला है, रो वो बेसिकली क्या था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सो रो की वैल्यू कितनी हुई, RA डिवाइड बाय L, ये आपके पास है। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम यहां से डेफिनेशन निकाल सकते हैं किसकी, रेजिस्टिविटी की। कैसे, इफ लेंथ इक्वल टू 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1, देन रो इक्वल टू R। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है किसका, मटेरियल का। कब, जब आपके पास उसकी लेंथ भी 1 हो यानी यूनिट हो, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी यूनिट हो। जब मटेरियल की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होगा, तब उस केस में जो रेजिस्टेंस है उसका, वो बेसिकली क्या है, वो उसकी रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, वो देख सकते हैं, आर की जो यूनिट थी वो क्या थी, ओम थी। ओम को बेसिकली हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में, इट मींस दैट ओम मीटर, ये यूनिट है किसकी, रेजिस्टिविटी की। दो चीजें यहां से अभी हमने देखा, डेफिनेशन देखी, रेजिस्टिविटी की यूनिट भी निकाल ली। अच्छा एक चीज और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या देखा था, हमने वहां पे ये देखा था कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा था रेजिस्टेंस। इसका मतलब वो शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कंसेप्चुअल बेस में, सीबीएसई में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी है किसकी, ऑब्जेक्ट की। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। कैसे, क्योंकि उस मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट हमने बनाई है उसका लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। उसका शेप क्या है, साइज क्या है, इन चीजों पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की। ऑन द अदर हैंड, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन क्या क्या था आपके पास, m डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टो, ये था। n और टो पे डिपेंड कर रहा है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, और n और टो क्या है, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसके लिए n की वैल्यू क्या है और टो की वैल्यू क्या है। इट मींस दैट ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मींस दैट रेजिस्टिविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझो इस बात को, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। उस मटेरियल से हमने किस शेप की, किस साइज की ऑब्जेक्ट बनाई है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड कर रहा है। सपोज मैंने क्या किया, सपोज मैंने एक कॉपर की वायर ले ली है और उसकी लेंथ अभी 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास सपोज उसका 1/2 मीटर है, अभी मीटर स्क्वायर है अभी के टाइम पे। और मैंने क्या किया, अब मैंने उसको क्या किया, एलोंगेट कर दिया, खींच लिया उसको, और खींचने के बाद हमने ये देखा कि अभी भी उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो उतनी ही है। यानी लेंथ कितनी हुई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो जो रेजिस्टिविटी है वो किसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये प्रॉपर्टी मटेरियल की है, ना कि ऑब्जेक्ट की। बात समझ आई? तो ये डिफरेंस है आपके पास। अच्छा जी, देखो अब ध्यान से समझो, R है रो L अपॉन A, ये चीज आपके पास थी। यहां से देखने में हमें लग रहा है, क्या लग रहा है, R देखो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और R इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो आपके पास क्या होगा, सपोज मेरे पास एक वायर है और उस वायर को मैंने अभी क्या किया, खींचना स्टार्ट किया। जब मैं इस वायर को खींच रहा हूं
तो क्या है, इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो रही है बट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। होगा भाई। सपोज देखो यही वायर है मेरे पास और मैंने क्या किया, इसको अभी खींचना स्टार्ट किया, खींच के लेके आया मैं, लेंथ इसकी बढ़ेगी लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास देखोगे फाइनल क्रॉस सेक्शन वो कम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास ऐसा हो, और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने वायर को क्या किया, इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो जितनी लेंथ बढ़ रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपके पास बेसिकली है क्या, ये एरिया आपके पास है, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ ए है, एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम है। लेंथ बढ़ रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है। जिस रेशो से लेंथ बढ़ रही है उसी रेशो से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। इट मींस दैट जो वॉल्यूम आपके पास है वो कांस्टेंट रहेगा। कब? जब हम क्या कर रहे हैं, या तो हम वायर को कंप्रेस कर रहे हैं या फिर एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं या फिर कंप्रेस कर रहे हैं। और अगर आपके पास वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। इस बात को समझते हैं, ध्यान से समझो इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहो इसको साथ के साथ। ठीक है। अब देखो क्या है, सपोज मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर थी, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसका रेजिस्टेंस सपोज R था। तो R किसके इक्वल हुआ, R इक्वल टू रो L अपॉन A। कॉपर की बनी हुई है, अब कुछ भी लेंथ हो कुछ भी एरिया हो, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी एक मटेरियल के लिए। अब मैंने क्या किया, इस वायर को किया मैंने एलोंगेट, खींचा, इंक्रीज होगी इसकी लेंथ। सपोज इसकी अब लेंथ है L डैश और वो L डैश कितनी है, सपोज 2L है। बात समझना, ध्यान से समझना। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेटस से A डैश है और वो कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, सेम फ्रैक्शन A/2, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इसका रेजिस्टेंस लेटस से हम कह रहे हैं R डैश है, तो R डैश की वैल्यू अब कितनी होगी, रो, वो तो सेम ही है, L डैश अपॉन A डैश R। L डैश की वैल्यू 2L डिवाइड बाय A डैश A/2, इट मींस दैट 4 ऑफ रो L अपॉन A। इट मींस दैट R डैश की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स हो गई R के। सिमिलरली अगर इसकी लेंथ 3 टाइम हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा फिर A/3, उस केस में जो R डैश है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9R आएगी। क्यों? यहां कितना हो जाएगा, 4L डिवाइड बाय, सॉरी उस केस में यहां पे कितना हो जाएगा, 3L डिवाइड बाय A/3 और 3 ऊपर जाके कितना हो गया, 9। इसका मतलब यहां से एक एक्सप्रेशन निकल सकता है हमारे पास। वो क्या होगा कि जब कभी आपके पास क्या कर रहे हो, आप किसी भी मटेरियल का एलोंगेशन या कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंड या कंप्रेस कर रहे हो और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उस एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, तो हम यहां से सिंपली निकाल सकते हैं उसका एलोंगेशन के बाद रेजिस्टेंस कितना होगा। लेट अस से एलोंगेशन के बाद जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस। तो किसके इक्वल होगा, वो n स्क्वायर टाइम ऑफ R इनिशियल। R इनिशियल क्या है, एलोंगेशन या कंप्रेशन से पहले का रेजिस्टेंस। ये n क्या है, n आपके पास है नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लेंथ। जो आपके पास लेंथ है वो कितने गुना हो गई है एलोंगेशन या कंप्रेशन के बाद, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है n। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक वायर ली और उस वायर को मैंने एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद उसकी लेंथ ट्वाइस हो गई, दुगनी हो गई, तो यहां n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास कंप्रेस किया मैंने और कंप्रेस करने की वजह से इसकी जो क्या कंप्रेस करने की वजह से अगर इसकी लेंथ हाफ हो गई तो कितना हो जाएगा, n 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जब हमें इनिशियल दे रखा हो और फाइनल निकालना हो। बात समझ आई? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करो। ठीक है, ओके जी। अब दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन और ले लेते हैं, इसको हमेशा याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आर्टिकल काम आएगा आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट मेरे पास जो आर्टिकल है, छोटे छोटे 2 आर्टिकल है यहां पे। पहला है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल या इनवर्स होता है। इट इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है वो कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, G इक्वल टू 1/R। ठीक है, इट मींस दैट अगर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल है, उसका हमने एक मटेरियल है और उस मटेरियल से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई, ठीक है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है। जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा इसका मतलब है कि उसकी कंडक्टेंस उतनी ही कम है। कंडक्टेंस उल्टा है, रेसिप्रोकल है, इनवर्स है रेजिस्टेंस का।
और जो यूनिट आपके पास होगी किसकी, इस कंडक्टेंस की, वो क्या होगी, ओम का उल्टा, ओम OHM, इसका उल्टा महो, ठीक है। ओम इनवर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बात समझ आ रही है ना, ठीक है जी। इसको सीमन भी बोलते हैं, सीमन SIEMEN, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे छोटा होता है लिखते टाइम और ये कैपिटल S आपके पास होता है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है छोटी सी यहां से, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है रो का रेसिप्रोकल, इट मींस दैट 1/ρ के इक्वल आपके पास है सिग्मा, ठीक है। और जो इसकी यूनिट आपके पास क्या होगी, पर ओम पर मीटर या फिर महो पर मीटर आपके पास इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब इस कंडक्टिविटी के बेस पे, ये जो कंडक्टिविटी हमारे पास आई है, इस कंडक्टिविटी के बेस पे हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं मटेरियल को 3 कैटेगरीज में। पहली हमारे पास जो कैटेगरी है वो है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है। इट मींस दैट अगर हम थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, लेट अस से हमारा ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे अगर मैंने क्या किया, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो उस छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, किसमें से, कंडक्टर में से, ठीक है। तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर वो मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू इट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें n यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू काफी हाई होती है, वेरी हाई होती है, n बहुत हाई होता है इस केस में, ठीक है। सेकंड जो आपके पास है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो नियरली इक्वल टू 0 होती है। नियरली इक्वल टू 0 क्यों कहा मैंने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 0 हो, एक आध इलेक्ट्रॉन तो ऐसा मिल ही जाएगा जो क्या करेगा, मूव करेगा, बट ऑलमोस्ट 0 होती है, ठीक है। अगर हम एक इंसुलेटर लें और उस इंसुलेटर के अक्रॉस एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करवा दें, तब भी आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ही होगी, ठीक है। थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, इन दोनों के बीच में लाई करती है। इसका मतलब कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। एग्जाम्पल आपको सारे पता ही है, कंडक्टर में क्या आती है, मेटल आती है, सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया है जी, कॉपर हो गया, ठीक है। इंसुलेटर के केस में रबड़, वुड ये ले सकते हैं हम। सेमीकंडक्टर में स्पेशली हैं जो हम यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो हमारी 9th यूनिट है सेमीकंडक्टर्स, उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया बच्चों नोट? चलो अब इसको करते हैं कंटिन्यू। न्यूमेरिकल देख लेते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो इस पे आ सकता है, R = ml डिवाइड बाई NE² टाउ ए। इस पे आ सकता है, मास दिया हो सकता है, लेंथ दी मिलेगी, n दिया मिलेगा, चार्ज मिलेगा, रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा, एरिया दिया होगा और आपसे R पूछ सकता है। रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज m डिवाइड बाई NE² टाउ इनटू ए। बट जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से होता है। कैसे पूछ सकते हैं, क्या कहेगा, ये कहेगा कि लेटस से आपके पास एक वायर है, ठीक है, सपोज हमारे पास एक वायर है और इस वायर का जो इनिशियल रेजिस्टेंस है लेटस से Ri, वो 5 ओम दे दिया। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसको खींचा, एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद किस लेंथ तक, L', फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ की दुगनी है, डबल है, दैट इज 2L। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस, R' की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालनी है। देखो सिंपल सा तरीका है, जो हमने यूज किया था उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, RF मस्ट बी इक्वल टू n², R इनिशियल, इट मीन्स दैट दिस मस्ट बी 4 ऑफ R1, यानी R इनिशियल कितना दे रखा है, 4 × 5 दैट इज 20। सिंपल है या नहीं है, बोलो, ठीक है सिंपल है, दैट इज 20 ओम आपके पास होगा। इसको सिंपल दिखाएंगे कैसे, देखो बोर्ड में अगर आप ये डायरेक्टली फार्मूला यूज करते हैं तो कई बार टीचर क्या कहता है, कई बार टीचर कहता है नहीं भाई 2 मार्क्स का था, मजा नहीं आया, तूने तो डायरेक्ट लिख दिया, ये एक्सप्रेशन आया कहां से वो दिखा।
तब हम क्या करेंगे, हम ये दिखा सकते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। वी नो दैट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, A इंटू एल के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, A इक्वल टू वी डिवाइड बाई एल। उठा के पुट करो, R इक्वल टू रो एल ए की जगह पुट करो V इंटू एल। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपके पास क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई वी। रो एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। V कांस्टेंट है, इट मींस दैट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या करेंगे, R फाइनल डिवाइड बाय R इनिशियल, दिस इज इक्वल टू फाइनल लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ का स्क्वायर। इसके इक्वल आपके पास है RF डिवाइड बाय R इनिशियल इक्वल टू फाइनल लेंथ डबल है 2L का स्क्वायर डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ कितनी है L, दिस इज RF डिवाइड बाय R इनिशियल 4L स्क्वायर डिवाइड बाय L, R फाइनल इक्वल टू 4, हाँ क्या हो गया ये, हाँ L का स्क्वायर है, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 4 इंटू R ऑफ इनिशियल दैट इज 4 इंटू R इनिशियल कितना था बच्चों, 5 ओम। इट मीन्स दैट टोटल हमारा हुआ 20 ओम का रेजिस्टेंस। ध्यान से ये देखना है क्वेश्चन में, कई बार क्या होता है इंक्रीज टू और कई बार होता है इंक्रीज्ड बाय। अगर आपके पास इंक्रीज टू है, अगर ये दे रखा है कि जो वायर आपके पास है उसकी लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस और इंक्रीज टू 2 टाइम, तब तो आपके पास फाइनल लेंथ कितनी हुई, डबल हुई। इफ आ जाए इंक्रीज्ड बाय, ये ध्यान से समझ लेना इस टर्म को, जल्दबाजी में बच्चे मिस्टेक करते हैं। इंक्रीज बाय 2 टाइम, अगर ये हो इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, इट मींस दैट जो फाइनल लेंथ है वो कितनी होगी, पहले थी L 2 टाइम और बढ़ गई तो फाइनल लेंथ कितनी है, 3L है। इसको ध्यान से समझना है, कई बार जो है स्पेशली जो बोर्ड्स हैं उनमें इस तरह का क्वेश्चन देता है, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। चलो नोट कर लिया होगा ये, अच्छा जी। अभी क्वेश्चन लेते हैं, IIT 2019 में आया था, IIT JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में आया था, इवनिंग शिफ्ट में यानी, ठीक है, यानी सेकंड स्लॉट। क्वेश्चन देखो क्या था, उसने क्या कहा, आपके पास एक वायर है और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, इसने 3 ओम दे रखा है। अब हमने क्या किया, वायर पे लगाया फोर्स, पूरा जितना आपके अंदर था पूरा लगा दिया और लगा करके क्या किया, वायर को किया खींच लिया, बिल्कुल एलोंगेट कर दिया। क्या हुआ, लेंथ को डबल कर दिया जी, इतना खींचा कि लेंथ आपके पास कितनी हो गई है, डबल हो गई है। अब क्या किया, वो डबल होने के बाद यहीं तक नहीं रुके, और भी जोर दिखाना है अभी। तो क्या किया, उस वायर को उठा करके बेंड कर दिया और एक सर्कल बना दिया। क्या किया, वायर को उठा करके बेंड कर दिया और बेंड करके बना दिया जी एक सर्कल, ठीक है, ठीक ठाक सही बन गया, एक सर्कल बना दिया जी, बन गया सर्कल। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो सर्कल है यानी जो वायर, ये फाइनल, ध्यान ये रखने की ये जो टोटल लेंथ है वो 2L है, पहले वाले का नहीं, लेंथ बढ़ने के बाद सर्कल बनाया। इसने ये कहा कि इस वायर पे अब कोई 2 पॉइंट है और ये जो 2 पॉइंट है वो इस सर्कल के सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो किसके बीच में, बिटवीन A एंड B, इस A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यहां पे एक जो आपके पास कंसेप्ट जो यूज होगा वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है। देखो अभी तक मैंने करवाया नहीं है बट इतना आपने 10th में यूज कर ही रखा है कि अगर आपके पास सीरीज में हो तो R किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली जुड़ता है R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। अगर पैरेलल में हो तो किसके इक्वल होता है, 1/RP, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, AB, इस वाले ऊपर वाले हिस्से को उठाओ, ये ऊपर वाला हिस्सा अगर रजिस्टर है तो कुछ इस तरह का होगा, नीचे वाला हिस्सा दूसरा रजिस्टर है वो कुछ इस तरह का है। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। इतना तो तुम्हें पता ही है, इसलिए मैं ये वाला न्यूमेरिकल आज ही करवा रहा हूं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी वाला कंसेप्ट भी यूज होगा। ये तो समझ आया कि जो AB से ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है ये, और जो नीचे ये वाला आपके पास वायर का फ्रैक्शन है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस आपके पास है वो पैरेलल में है। पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसका पूरी का रेजिस्टेंस अब कितना हुआ। फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लो, RF किसके इक्वल होगा, N स्क्वायर ऑफ R इनिशियल,
आर फाइनल कितना हो गया, 2 टाइम्स है, दैट इज 4। आर इनिशियल, इनिशियल कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है, 4 इंटू 3 ओम। इट मीन्स दैट टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है इस पूरी की पूरी वायर का। ठीक है, ये जो पूरा सर्कल बना है इस पूरी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 12 ओम है। अब देखो ध्यान से समझो, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये जो रिमेनिंग एंगल आपके पास है वो कितना है, ठीक है, 300 डिग्री का हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि देखो टोटल जो 360 डिग्री है यानी जो 2 पाई है, उस 2 पाई का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 12 ओम है। ध्यान से समझना इस बात को। सपोज अगर आपके पास 1 हो, पाई नहीं ले रहा, 1 डिग्री ले रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 12 ओम डिवाइड बाय 2 पाई। ऊपर वाले फ्रैक्शन का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं यहां से लेके यहां तक 360 को क्या लिख सकता हूं, 5 पाई बाय 3 लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो जो 5 पाई बाय 3 है इस फ्रैक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, 12 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 5 पाई बाय 3। 3 से गया 4 पे, पाई से गया पाई, 2 से गया 2 पे, दैट इज इक्वल टू 10 ओम। इट मींस दैट यहां से लेकर के ये ऊपर वाला जो आपके पास हिस्सा है वायर का, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 10 ओम। अभी सिमिलरली हम नीचे वाला कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे वाला क्या होगा, ये वाला कितना है, पाई बाय 3, 60 डिग्री है ना। सिमिलरली तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो जी 2 पाई बना रहा है कितना, 12 ओम। 1 डिग्री यानी कितना बनाएगा जी, वो बनाएगा 12 डिवाइड बाय 2 पाई, इतना ओम। निकालना कितने का है, नीचे वाला फ्रैक्शन पाई बाय 3। पाई बाय 3 का कितना आपके पास बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू पाई बाय 3, कितना ओम। पाई से पाई कैंसिल, 3 4 2, दैट इज 2 ओम। यानी ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, ऊपर वाले का 10 ओम है। करना क्या है भाई, अब करना तो कुछ भी नहीं है, लगा दो उठा करके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी 1 बाय आर पी विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 2, LCM 10, 1 प्लस 5 6 बाय 10, RP विल बी इक्वल टू 10 बाय 6 इक्वल टू 5 बाय 3 ओम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया जी इन दोनों का, इन 2 पॉइंट के बीच में, AB के बीच में। बात समझ आई, बिल्कुल समझ आई। सिंपल सा तो था आपके पास ये। अगर आप देखो यहां ध्यान से भी देखोगे तो आपके पास ये क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस इस वायर का यहां से क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस इस पोर्शन का वो क्या है, आर फाइनल। आर फाइनल हो गया और 5 पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 पाई, यही तो बन रही है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आ जाता है कई बार इतना सिंपल भी। तो आज करते हैं यहीं पे कंप्लीट, क्योंकि टेम्परेचर का पढ़ेंगे हम बाद में, बड़ा लंबा लेक्चर हो गया जी। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको लगी है अच्छी तो वीडियो को कीजिए लाइक, डेफिनेटली करेंगे आप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं काफ़ी सारे बच्चे और अच्छा नहीं लगता ये, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी आप चैनल पर विजिट करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ चैनल का और इस वीडियो का दोनों का लिंक शेयर करो। फेसबुक पेज, बड़ा प्यारा सा पेज बना रखा है आपके लिए, जाते नहीं आप विजिट करो, लाइक करो वहां पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ट्विटर पे भी, हमारा ट्विटर हैंडल जो है उस पर काफ़ी सारी अपडेट रहती है, तो आप वहां पे भी हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और क्या रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम कीजिए रोशन। धन्यवाद, जय हिंद।